एक तीसरा स्कंद अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत श्लोक क्रमांक 2। ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम् यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम्। ज्ञानं निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम् यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम्। ज्ञानं निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम् यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदयग्रन्थि भेदनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। तात्पर्य, कहा गया है कि विशुद्ध आत्मा के सम्यक ज्ञान से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। ज्ञान से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने आप को अपने यथार्थ रूप में देख सकता है। जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। इसकी पुष्टि श्वेताशत्र उपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है। तमेव विदित्वाम मृत्युमेति। केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है। वैदिक साहित्य में आत्मदर्शन की विभिन्न विधियों का वर्णन हुआ है और भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। पुरुषस्य आत्मदर्शनम कि मनुष्य को अपने आप को देखना होता है और जानना होता है कि वह क्या है। जैसा कि कपिल देव अपनी माता को समझाते हैं, उपयुक्त प्रामाणिक स्रोत से सुनकर यह दर्शन किया जा सकता है। कपिल देव सबसे बड़े प्रमाण हैं क्योंकि वे भगवान हैं, और यदि कोई बिना मतांतर के जो कुछ कहा गया है उसे यथारूप में ग्रहण करता है तो वह आत्मदर्शन कर सकता है। भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव शाश्वत दास है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह परमात्मा का अंश रूप है और उसकी शाश्वत स्थिति परमेश्वर की संगति में रहकर सेवा करना है, तो वह स्वरूप सिद्ध हो जाता है। आत्मा स्व को भली भांति समझने की इस स्थिति से भौतिक आसक्ति की ग्रंथि कट जाती है। हृदय ग्रंथि भेदनम। अहंकार या झूठे देहात्म बोध के कारण मनुष्य माया के पाश में आ जाता है, किंतु जैसे ही उसे यह ज्ञान हो जाता है कि गुणात्मक रूप से वह परमेश्वर जैसा तत्व है, क्योंकि वह आत्मा की उसी कोटि में संबंधित है तथा उसकी शाश्वत स्थिति सेवा करने के लिए है, तो उसे आत्मदर्शनम तथा हृदय ग्रंथि भेदनम अथवा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की ग्रंथि को काट सकता है तो उसकी समझ ज्ञान कहलाती है। आत्मदर्शनम का अर्थ है ज्ञान के द्वारा अपने आप को देखना। अतः जब मनुष्य वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन से अहंकार से रहित हो जाता है तो वह अपने आप को देखता है, और मनुष्य जीवन की अंतिम आवश्यकता यही है। इस प्रकार आत्मा 24 प्रकार की प्रकृति के बंधन से विलग हो जाता है। क्रमबद्ध सांख्य दार्शनिक विधि का अनुसरण ज्ञान है, और यही ज्ञान तथा आत्मदर्शन है। हरे कृष्णा।
श्री राधा मदन गोपाल के कांग्रेगेशन, यहाँ पर नासिक धाम के सभी भक्तों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो प्रेम है वो मुझे, इस साल मैं तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर आप लोगों का संग मिलता है और सेवा करने का अवसर मिलता है। थैंक यू। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक व्हाट इज रियल नॉलेज। नॉलेज क्या है? क्योंकि जो ज्ञान है, सब ज्ञान चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स नॉलेज। हर चीज में ज्ञान लगता है। अभी किसी को संगीत सीखना है, किसी को बिजनेस सीखना है, हमको किसी से सीखते हैं हम। सो नॉलेज इज ऑल परवेडिंग। पर भागवतम और भगवत गीता में जो हमारे वैष्णव आचार्य ने समझाया है कि एक्चुअल नॉलेज क्या है, तो वो आज हम समझने वाले हैं शास्त्रों के आधार पर। तो आप इस श्लोक में देखेंगे, पहला लाइन क्या है? ज्ञानम निश्रेयसार्थाय। ज्ञानम, आप रिपीट कीजिए, ज्ञानम निश्रेयसार्थाय। निश्रेयसार्थाय का अर्थ है चरम सिद्धि के लिए। ज्ञान वो उसे कहते हैं जब हम कुछ हायर पर्पस, हाईएस्ट अल्टीमेट परफेक्शन जब हम ढूंढते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। बाकी जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो इतना कुछ बड़ा चीज नहीं। वो तो भौतिक जो जीवन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो उसके लिए जो जरूरी है वो आप कीजिए, बट उसको ये मत समझिए कि उसमें आपको कुछ नॉलेज मिल गया तो वो पूरा ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद से डू द नीडफुल। जो जरूरी है वो आप पढ़ो, सीखो, व्यवसाय करो, जो करना है करो, पर उसे ये मत समझो कि वो कंप्लीट ज्ञान है। ज्ञान उसे कहते हैं जब वो हमें चरम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हेल्प करता है। ज्ञानम निश्रेयसार्थाय। वो चरम सिद्धि क्या है? पुरुषस्य आत्मदर्शनम। पुरुषस्य, जब पुरुष, इधर किसको संबोधित कर रहा है ये शब्द? पुरुष अर्थात एक जीव। आत्मदर्शनम, जब अपने आप को समझने लगता है, उसको समझ में आता है कि मैं कौन हूं। हमारा दर्शन जो है, हम दुनिया को बाहर, अपने से बाहर दुनिया को देखते हैं। जब अपने आप को देखते हैं तब हमारा ये जर्नी शुरू होता है ऑफ गेटिंग अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ। इसको एक्चुअली नॉलेज कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य तौर पर लोग जब नॉलेज हम लेते हैं इस दुनिया में भी, बस अपनी इंद्र तृप्ति के लिए देखते हैं, मुझे अभी क्या मिलेगा, हाउ कैन आई एंजॉय, हाउ कैन आई एंजॉय, ये हमारा मूड रहता है। पर ये है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं प्रेयस। इस भौतिक जगत में एंजॉय करना और अपने आप को समझना कि मैंने बहुत नॉलेज प्राप्त किया है। एक्चुअल नॉलेज इज श्रेयस, जो लॉन्ग टर्म के बारे में हमें, हमारा जो लॉन्ग, जो आत्मा का जो पूरा जर्नी है, वो जर्नी में जो हेल्प करता है, वो रियल नॉलेज। देखिए इस जगत में भी आप देखिए, अगर आपको तुरंत एंजॉय करने के लिए कुछ मिलता है और आपको बोला जाता है, दूसरा ऑप्शन है कि अभी आप एंजॉय मत कीजिए, आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगा या कुछ साल बाद मिलेगा। बहुत कम लोगों में पेशेंस होता है कि वो वेट करेंगे। तो अभी एंजॉय करना है ना। इस दुनिया में भी हम देखते हैं पेशेंस नहीं होता। पर अगर आपको कुछ अच्छा पाना है तो आपको अभी एंजॉयमेंट छोड़ना होगा, ताकि आपको मेहनत करके बाद में आपको एंजॉयमेंट मिलता है। ऐसा होता है ना इस दुनिया में भी। तो उसी प्रकार जैसे इस दुनिया में ये रूल है कि कभी कभी अच्छे चीज को पाने के लिए अभी हमको एंजॉयमेंट छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसी प्रकार इस दुनिया से भी परे एक दुनिया है जहां पे आध्यात्मिक आनंद हमें मिलता है, और वो आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए हमको भौतिक सुख को त्यागना होगा। तो वो भी एक, जैसे जैसे ये वर्ल्ड में डुअलिटी है, डुअलिटी मतलब द्वंद है ना इस दुनिया में, अमीरी और उसका ऑपोजिट क्या है? गरीबी है। सुंदरता है, वहां पे अगलीनेस भी है। सो दोनों है, राइट। कोई शक्तिशाली है तो कोई बहुत वीक है। सो ऑपोजिट्स इस दुनिया में है। उसी प्रकार इस दुनिया के ऑपोजिट भी एक तत्व है, इस दुनिया के परे भी एक तत्व है जहां पे शाश्वत आनंद अनुभव किया जा सकता है। और उस शाश्वत आनंद को अनुभव करने के लिए जो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जो भागवतम सुनते हैं, जो समझते हैं, उसे असली ज्ञान कहा गया है। आप देखेंगे इस दुनिया में भी ना, एक बार एक्सपेरिमेंट किया था स्टैनफोर्ड, आपने सुना है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
दुनिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है, वन ऑफ द टॉप। तो 40-50 साल पहले वहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के साथ। तो अमेरिका में एक स्वीट मिलता है मार्शमेलो, बहुत फेमस है। तो बच्चों को सबको बिठाया गया और सबको बोला कि आपको एक मार्शमेलो मिलेगा, अभी आपको खाना है तो आपको अभी मिल जाएगा, ये रखा है इधर। पर अगर आप इसको नहीं खाएंगे, ऐसे रख देंगे, तो आपको 5 मिनट बाद हम आपको 2 देंगे। तो आपका भी टाइम शुरू होता है। सब बच्चे देख रहे हैं उसको, अभी खाऊं नहीं, रुक जाता हूं, 2 मिलेगा। पेशेंस। तो बहुत सारे बच्चों के पास वो पेशेंस नहीं था, उनको लगा बाद में कौन क्या मिलेगा, अभी खा लेते हैं। तो आपको लगेगा क्या एक्सपेरिमेंट है, क्यों किया? तो एक्सपेरिमेंट हो गया, रिकॉर्ड किया उन्होंने, किस बच्चे ने, कौन कौन से बच्चे रुक गए। फिर ये एक्सपेरिमेंट उधर खत्म नहीं हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, वो बच्चों को ट्रैक किया अगले 40 साल तक। और 40 साल बाद उन्होंने स्टडी किया कि वो बच्चे भी बड़े हो गए, सबका व्यवसाय है, सबका परिवार है, शादी हो गया, बच्चे हो गए उनके। तो उन्होंने पूरा स्टडी किया कि उस 40 साल पहले जिन बच्चों ने अपने आप को कंट्रोल किया और वेट किया, वो बच्चे आज के तारीख में, मतलब 40 साल बाद, मानसिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर ज्यादा स्टेबल है। तो ये भौतिकवादी लोगों का रिसर्च का परिणाम ये है, वो भी कहते हैं कि जो अभी एंजॉयमेंट को सैक्रिफाइस करने को तैयार है ताकि वो पेशेंस रखता है और फ्यूचर में कुछ पाने की इच्छा रखता है और उसके लिए कंट्रोल करता है अपने आप को, वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनता है। मतलब उनको भी पता है कि एंजॉयमेंट इज नॉट समथिंग विच वी शुड डू ऑलवेज। सेंस ग्रेटिफिकेशन हमेशा, जैसे मुझे आप चाहिए, एंजॉय करना है, अभी एंजॉय करना है, ये पशु वृत्ति है, पशु का सोच ऐसा होता है। अगर इंसान को सफल बनना है तो ही हैज टू सैक्रिफाइस, ही हैज टू कंट्रोल। तो ज्ञान, असली ज्ञान वो है जो हमें बताता है कि अभी एंजॉय मत करो, थिंक ऑफ अ अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आत्मदर्शनम, अपने आप को देखना। हमें लगता है कि मैं तो अपने आप को देखता हूं मिरर में, नहीं, वो हम अपने शरीर को देख रहे हैं। पर जब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन द्वारा, अपने आप को जब हम समझते हैं, हमारी आकांक्षाएं क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, हम हैं कौन, हु एम आई, क्या हम शरीर हैं, क्या हमारा अस्तित्व इससे परे है, जब ये सब प्रश्न जब हम अपने आप को पूछते हैं तो आत्मदर्शन का जो जर्नी है वो शुरू होता है। तो जब हम ये कर रहे हैं, ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम, तब हमारा ज्ञान, असली ज्ञान हमें मिल रहा है। तो कपिल देव अपनी माँ को कह रहे हैं, यदाहुर वर्णये तत्ते, मैं आपको अभी ये वर्णन करने वाला हूं ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। और इसमें एक कैच है, बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है, केवल आत्मदर्शन, केवल अल्टीमेट परफेक्शन को जानना इनफ, काफी नहीं है। वो जो अल्टीमेट नॉलेज है ना, उसको पाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लाइन, हृदय ग्रंथि भेदनम, जो भौतिक आसक्तियां हैं उसको काटना पड़ेगा। भौतिक आसक्तियों को पकड़ के रखेंगे हम, और अल्टीमेट ज्ञान भी चाहिए, वो दोनों नहीं हो सकता है। आजकल तो आप देखोगे एवरीबडी इज एनकरेजिंग मटेरियल अटैचमेंट, तो मटेरियल अटैचमेंट हैज टू बी ओवरकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इस तरह से ज्ञान को समझते हैं तो इस दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप देखना, एक काउंटर इंट्यूटिव है, लॉजिकल नहीं लगता है। हमको लगता है कि ये दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो आई हैव टू बी अटैच्ड, ऐसा लगता है ना। बट अगर हम हायर कुछ पर्पस रखे हैं, जब हायर पर्पस होता है ना, असली ज्ञान को पाने की इच्छा होती है, तो इस दुनिया का जो भी जरूरी है ना, वो हम, मतलब वी डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, वी आर एबल टू डू इट इजीली। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने वॉरेन बुफे का नाम सुना है? बहुत बड़े धनवान व्यक्ति है। बराक ओबामा भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ऐसे बहुत लोगों का लिस्ट है मेरे पास। ये लोग ना, अभी वॉरेन बुफे रोज सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक सेब खाता है। आप बोलोगे इतना पैसा उसके पास, मेरे पास उतना पैसा होता तो मैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाता था रोज। वो रोज एक एप्पल खाता है।
क्यों? वो चाहता है कि बस वो अपना काम पे फोकस कर सके और सुबह ना खाने पीने में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उसे डिसीजन फटीग होता है, थक जाएगा ना, अभी ये खाऊं ये नहीं खाऊं, बस मुझे वो सब सोचना नहीं है, मुझे मेरा कुछ हायर पर्पस है। उसका हायर पर्पस क्या है? जो भी वो पैसा कमाना है, जो भी करना है। बट ये जो छोटी चीजें हैं, ईटिंग स्लीपिंग, वो हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेने का उसको। यू गेटिंग दिस? बैरक ओबामा, वो इतना राष्ट्रपति है, कितना पैसा होगा उसके पास, कितने कपड़े होंगे, और उसने केवल 2 कोट रखा है, 2 सूट अपने ड्रॉअर में। तो ये आज ये पहनेगा, कल दूसरा पहनेगा। चॉइस, सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? उसका कुछ हायर पर्पस है। तो जब एक हायर पर्पस होता है तो हम इस दुनिया की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो उसी प्रकार जब हमारा ज्ञान, असली ज्ञान को पाने की जब इच्छा होती है ना, कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस दुनिया की जो चीजें हैं उसको हम आराम से कर पाते हैं, उसके ऊपर इतना हम उससे डिस्टर्ब नहीं हो जाते हैं हम लोग। वी आर एबल टू इजीली नेविगेट। इसलिए आप देखोगे जो सक्सेसफुल लोग हैं ना दुनिया में, वो लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। दे आर फोकस्ड ऑन समथिंग हायर। हम छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ हायर पर्पस। और जब इस तरह से हम ज्ञान परसू करते हैं तो इस दुनिया का जो भी प्रॉब्लम्स है और इस दुनिया में जो भी आपका व्यवसाय है वो सब योगा हो सकता है, क्योंकि यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग हायर। आप एक बहुत बड़े जर्नी में हैं तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इस दुनिया का जो भी एक्टिविटी आप उसके साथ जोड़ देते हैं तो योगा हो गया, आपका भगवान के साथ कनेक्शन हो गया। और जब हम ऐसे रहते हैं तो आप कुछ भी व्यवसाय कर रहे हो तो वो आपका योगा, कर्मयोग हो सकता है। आप ऑफिस जा रहे हो, कर रहे हो ड्यूटी, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, तो आप हर चीज उसके साथ कनेक्ट करते हो, तो आपका ऑफिस का काम भी योगा हो जाता है। बिजनेस कर रहे हो, बट यू आर डूइंग बिजनेस बिकॉज आप बिजनेस वैसे ही कर रहे हो जैसे ओबामा जो है या वॉरेन बुफे सेब खा रहा है, उसके लिए इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ईटिंग एप्पल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, बट इट इज करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी है, मेंटेन करना है। उसी प्रकार आप बोलोगे ठीक है व्यवसाय करना है पर मेरा गोल कुछ और है, तो एवरीथिंग बिकम्स योगा। बिजनेस, आपका ऑफिस का जॉब, आपका स्टडीज, आप अगर सोल्जर हैं, वॉरियर हैं बैटलफील्ड में, तो वो भी योगा हो जाता है। आप पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन भी योगा कर सकता है, पॉलिटिशियन भी स्पिरिचुअल हो सकता है। जैसे 1948 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो उसमें जो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनको सबसे पहला परमवीर चक्र उनको मिला। तो बहुत बड़ा स्टोरी है, कैसे वो 50 लोग थे और वो जो पाकिस्तान से आए थे, पूरा श्रीनगर एयरपोर्ट वो टेक ओवर करने वाले थे। तो वो लोग कुछ 400 लोग थे, वो लोग 400, ये 50 लोगों ने वो 400 लोगों को भगाया। तो उनको लगा, वो अफरीदी रिबल्स थे, अफगान से, उधर से आए थे पाकिस्तान से, उनको लगा कि ये यहाँ पर बहुत हजारों लोग हैं, एक्चुअली 50 लोग ही थे। और दिल्ली से उनको मैसेज रिले हुआ सोमनाथ शर्मा जी को कि हम आपको हेल्प टाइम पे नहीं भेज सकते, बहुत ठंड है इधर, बर्फ गिर रहा है, डिले होगा, आपको जो सप्लाई चाहिए, वेपन्स चाहिए, वो टाइम पे नहीं आ पाएगा। तो सोमनाथ शर्मा ने कहा जो भी हो, आप हेल्प भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, हम तो इनको 1 इंच भी नहीं देंगे। और बहुत घमासान युद्ध हुआ और स्वाभाविक रूप से 50 के 50 लोग सब मारे गए, क्योंकि आसान नहीं है, 400 लोगों का सामना कर रहे थे, सबके सब मारे गए। पर जो पाकिस्तान के जो आए थे रिबेल्स, मुठभेड़ जो आए थे अंदर, वो इतने घबरा गए कि वो सब भाग गए वापस, जो बचे हुए थे सब भाग गए। तो श्रीनगर को बचाया इन्होंने। आज श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो हमारे हाथ में नहीं होता था, इंडिया के पास नहीं होता था। तो बहुत साहस का काम किया। तो जब सबको मालूम पड़ा, मेजर सोमनाथ शर्मा बिकेम हीरो। और जब सरकार, जब आर्मी के लोग आए वहां पर, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा पराक्रम किया इन्होंने। अब ये सोमनाथ शर्मा का जो बॉडी है पर कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस तरह से वो लोग सब मारे गए, जल गए, उनका शरीर राख हो गया सबका, कि बॉडी किसका कौन सा है कोई पहचान ही नहीं पाए। तो उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का एक मित्र था, उसने कहा मैं पहचान सकता हूं ये 50 लोगों में कि मेरा दोस्त मेजर सोमनाथ शर्मा कौन है। उसने कहा मेरा जो दोस्त है वो बचपन से 12 साल की उम्र से रोज वो भगवत गीता पढ़ता है और उसे अपने जेब में रखता है। तो फिर उसने जाके वो देखा जिस बॉडी के जेब में भगवत गीता था, फिर उसने बोला यही है मेजर सोमनाथ शर्मा, जो उनका लीडर था। तो वो गीता का अध्ययन करता था रोज।
उसके अंदर एक हायर पर्पस था, तो उसको अपने शरीर की, अपने बॉडी की प्रोटेक्शन का इतना कुछ, ही वॉज फोकस्ड ऑन समथिंग हायर। ये लाइफ डेथ इज पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द सोल। तो जब एक हायर पर्पस होता है, जब हम हायर परसूट करते हैं, वो जब हमारा लक्ष्य होता है, तो हमारे जो जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो हो जाएगा। तो कोई पॉलिटिशियन है, आजकल महाराष्ट्र में बहुत पॉलिटिक्स का बहुत मनोरंजन हो रहा है सबका। अगर आप राजनीतिक नेता है तो भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगर इसके लिए मेन चीज, दो चीजें हैं। मेन थिंग क्या है ना, योगा में क्या होता है, आपका पर्पस एक हायर होना चाहिए, मतलब जो आपको दिख रहा है वो पर्पस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, स्वार्थ के लिए नहीं, अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है तो वो कर्मयोग ही है, वो योगा ही है। जैसे अगर कोई राजनीतिक नेता है जो राजनीति कर रहा है, पर उसे अपने आप के लिए, अपने क्या बोलते हैं, उसका लक्ष्य के, सामान्य तौर पर लोगों का लक्ष्य क्या होता है जब वो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेरा परिवार, मेरे लिए, मेरा बैंक अकाउंट, ऐसे होता है ना सबका। पर योगा तब होता है, कर्म योगा, ज्ञान योगा तब होता है जब जो मेरा पर्पस है वो मैं नहीं हूं, मेरे ऊपर कुछ है जो मेरे से परे है, समथिंग बियॉन्ड मी। जब वो पर्पस होता है तब योगा होता है। इसीलिए निःश्रेयसार्था या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब मेरे परे, मेरे ऊपर कोई पर्पस है, दैट इज फर्स्ट। और सेकंड, हर कार्य का कुछ फल मिलता है। जब हमारा जो फल की जो इच्छा है वो भौतिक नहीं होता, तब वो स्पिरिचुअल होता है। आपको समझ रहे हैं? दो चीजें हैं, एक पर्पस हायर देन सेल्फ, और रिवॉर्ड नॉट मटेरियल। अगर ये है तो आप डॉक्टर होके भी आप योगी हो सकते हैं, बिजनेसमैन होकर भी आप योगी हो सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ होकर भी आप योगी हो सकते हैं। यू कैन बी एनीबडी, यू कैन बी योगी। पॉलिटिशियन भी हो सकता है अगर ये उद्देश्य है तो। जैसे इंडिया का सबसे फेमस पॉलिटिशियन कौन है? हाँ, वो तो मोदी तो अभी आए हैं, उनके भी पहले बाप रह चुके हैं। कौन हो सकता है इंडिया का सबसे फेमस पॉलिटिशियन भारत के इतिहास में? कौन रहा है? कोई एक बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी। वो तो सब अभी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े पॉलिटिशियन के सबसे जीनियस कौन है? महात्मा गांधी। अरे नहीं यार, इधर 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 झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं डिबेट बंद करते हैं। चाणक्य, यस, चाणक्य पंडित, नाम सुना है ना? चाणक्य पंडित, वो सबके बाप है वो। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड में मैशियावेली जिसने बुक लेके आया द प्रिंस, उसको कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स के फाउंडर है, या पॉलिटिक्स उन्होंने सिखाया है। और प्लेटो ने भी बहुत फेमस स्टेटमेंट कहा था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। पर वास्तव में इंडिया में पहले एक एथिकल पॉलिटिक्स होता था चाणक्य के समय। एथिकल पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स वो जो मेरे लिए नहीं, मेरे पर्पस के ऊपर एक पर्पस, और मुझे उससे कुछ लाभ नहीं चाहिए। क्योंकि निःश्रेयसार्थ है, उसका पर्पस कुछ और है वो व्यक्ति का। तो जब वो पॉलिटिक्स भी करता है, अपने लिए नहीं कर रहा है। जैसे चाणक्य जब उसको मिलने आए, चाइना के जो यून सैंग या फा हेन, वो जो ट्रैवलर्स, उनके ऊपर डायरी में लिखा है उन्होंने इंडिया के बारे में। तब चंद्रगुप्त मौर्य वाज द रूलर। तो जब वो चाणक्य, उनको मालूम पड़ा ये साम्राज्य तो बहुत सक्सेसफुल है, तो इसका ब्रेन कौन है इसके पीछे? तो मालूम पड़ा चाणक्य पंडित है। तो उनको मिलना है मुझे, उनसे मार्गदर्शन लेना है, उनसे ज्ञान पाना है। तो उनको बोला कि आप उधर जाओ, उधर छोटा सा कुटिया में रहते हो। वो महल नहीं है उनका, हालांकि वो राजा के मंत्री थे, उनका कोई महल नहीं, वो एक छोटे से कुटिया में रहते हैं। तो उनको मिलने गया वो यून सैंग। तो जब वो गया तो अंदर गया, देखा वो दरवाजा ऐसा था कि उसको बहुत झुक के जाना पड़ रहा था। तो उसने बोला ऐसे क्या दरवाजा बनाया? नॉर्मल दरवाजा नहीं बनाया था चाणक्य ने। तो एकदम झुक के पूरा अंदर गया तो देखा चाणक्य के पास 2 लैंप था, दिया रखा था उसने, और वो कुछ तो ऐसा लिख रहा था। तो उसने कहा आपसे मुझे बात करना है, मैं आया हूँ बहुत दूर से, चाइना से आया हूँ। तो चाणक्य पंडित ने कहा आप बैठो, मैं एक काम कंप्लीट करता हूँ। तो काम अपना कंप्लीट किया, फिर उस दिया को बुझाया और साइड में रखा, फिर दूसरा दिया निकाला, उसको ऑन किया, लाइट लगाया, फिर उस आदमी से कहा हाँ बात कीजिए अभी। तो उसने कहा वो सब बाद में करता हूँ, पहले 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके घर का दरवाजा जो है इतना ऐसा क्यों रखा है आपने, इतना मुश्किल? पहले तो इतने दूर आप रहते हो,
राजा के महल से इतने दूर रहते हो, आप उनके इतने बड़े सलाहकार हो। तो चाणक्य ने कहा देखो पहला चीज ये है कि मुझे कुछ भौतिक चीजें नहीं चाहिए, मैं तो इधर सेल्फलेसली सेवा कर रहा हूं राजा। और दूसरा, दरवाजा इसलिए नीचे रखा है ताकि जो भी मुझसे मार्गदर्शन लेने आता है उसको पहले झुक के आना पड़ेगा। घमंडी होकर, अहंकारी होकर नहीं आ सकता, हम्बल रहना पड़ेगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो यू हैव टू बी हम्बल। और दूसरा, ये जो दिया बुझाया मैंने, ये जो आप आए तब मैं सरकारी काम कर रहा था, फाइनेंस कुछ अकाउंट्स देख रहा था, तो वो जो दिया है वो सरकारी पैसे से चल रहा है, वो देख रहा हूं मैं। और वो काम हो गया, आपसे बात करना, तो जो मेरा प्राइवेट है, प्राइवेट एक्सपेंसेस से जो मैं चला रहा हूं, वो वाला दिया मैंने ऑन किया। तो ये इतना इंटीग्रिटी था उसका। तो ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स कर रहा है तो उसके पीछे कुछ तो उद्देश्य होगा। तो पॉइंट आई एम सेइंग इज निश्चयसार्थाय, आपका पर्पस कुछ हायर होना चाहिए लाइफ में, तब हमारा ज्ञान का मार्ग शुरू होता है। नहीं तो हम तो पशु वृत्ति हैं, मतलब पशु भी यही करता है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, तो पशु भी कर रहे हैं। तो अगर हम भी वही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे में और पशु में क्या अंतर है? जैसे चाणक्य जब अपने आश्रम में थे, उन्होंने देखा गुरुकुल में बच्चे कम आ रहे हैं। उन्होंने पूछा आजकल बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कहा, सब एक बच्चे ने कहा कि बहुत डर लग रहा है लोगों को, बच्चों को, क्योंकि अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था नॉर्थ इंडिया में, और उस समय इंडिया का सबसे पावरफुल राज्य था मगध देश, पाटलिपुत्र से कैपिटल था। उसके राजा कौन थे? धनानंद। उस समय चंद्रगुप्त, अपना चाणक्य जब पॉलिटिक्स में आने के पहले, और देखा कि अलेक्जेंडर की वजह से पूरा इंडिया बिखर गया है, लोग डरे हुए हैं, तो चाणक्य ने तभी एक पर्पस डिटरमिन किया कि मैं एक यूनाइटेड इंडिया देखना चाहता हूं, यूनिफाइड इंडिया, जो बाहर के जो शासक हैं, जो आक्रमण कर रहे इन्वेडर्स हैं, उससे हम बचा सकें अपने देश को। तो देखिए इधर पर्पस देखा आपने, पर्पस वाज नॉट फॉर सेल्फ, तो वो हायर पर्पस क्लियर था। और खुद के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो भी हायर पर्पस नहीं है, इट्स वन सेंस बॉडीली आइडेंटिफिकेशन ओनली। मेरा परिवार, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरा देश, मेरा समुदाय, मेरा ही हो गया। बट फिर भी एक दृष्टिकोण से अपने से परे है, तो ये पर्पस था उसका। और दूसरा, ही डिडंट वांट एनीथिंग मटेरियल। और उस समय राजा धनानंद का जो एक मंत्री था, उसका नाम था शक्तर, उसको बहुत अपमानित हुआ था, तो उसको प्रतिशोध बदला चाहिए था उसको। तो वो चाणक्य के आश्रम से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि चाणक्य कुछ घास को जला रहा है। बोला, आप ये घास क्यों जला रहे हैं? तो चाणक्य पंडित ने कहा, ये ना बहुत तकलीफ दे रहा है हमारे आश्रम में सब लोगों को, तो मैं इसको जला रहा हूं। तो ये शक्तर ने देखा, तो बहुत ही हाईली स्पिरिटेड आदमी है ये चाणक्य पंडित, मतलब इसको बहुत एनर्जी है। तो उसने कहा कि मैं इसको ले जाता हूं, मेरा जो राजा के साथ पंगा हुआ है धनानंद के साथ, मुझे बदला लेने के लिए ये मेरे को बहुत हेल्प करेगा। तो इसने चाणक्य को कहा कि आप मेरे साथ आएंगे क्या, राजा से मिलाऊंगा मैं आपको। तो चाणक्य ने सोचा अच्छा प्लान है ये, क्योंकि उसको भी मिलना था राजा से, उसको भी पूरा स्टडी करना था पॉलिटिक्स, क्योंकि उसका विजन था कि इंडिया शुड बी यूनाइटेड। तो उसने भी हाँ बोला। दोनों का देखो, दोनों का एक पर्पस था, तो मान लिए। और शक्तर ने क्या किया, वो धनानंद हमेशा नशे में रहता था, बहुत लाइसेंशियस किंग, वेरी वेरी प्रोमिस्क्यूअस, तो उसके साथ मिलाने ले गया वो। तो जब धनानंद ने देखा, पूछा इस चाणक्य पंडित को कि आप है कौन? चाणक्य ने कहा मैं स्कॉलर हूं, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। धनानंद ने उसको बहुत अपमान किया, तो चाणक्य को बहुत अपमानित करके भगा दिया, मतलब उसको निकाल दिया वहां से। तो चाणक्य को बहुत गुस्सा है, और शक्तर को लगा कि अब मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। पर चाणक्य का एनीवे इस एजेंडा वाज टू गेट अ यूनिफाइड इंडिया। तो उसको पूरा स्टडी करके समझ गया कि मोस्ट क्वालिफाइड राजा अभी मगध में है कोई, तो वो चंद्रगुप्त है, वो धनानंद का ही बेटा है, उसके 8 बेटे और भी थे, और सबसे बड़ा भी है, पर उसको राजा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो उसकी माँ जो थी वो धनानंद की एक मतलब दासी थी, तो उसको नहीं बनने देगा, पर वो सबसे योग्य था। तो चाणक्य ने क्या देखिए किया, उसको पहले तो चंद्रगुप्त को कन्विंस किया कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, और फिर सारे जो पड़ोसी में जो राज्य है उनके साथ, जैसे हमारे पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज के साथ टाइप करते हैं ना, तो चाणक्य ने जाके एक राजा थे पर्वतक, उसको कन्विंस किया कि आप अगर हमारे साथ महागठबंधन करेंगे
आप अगर अलायंस करेंगे तो आधा राज्य मगध का आपको मिलेगा। तो पर्वतक ने कहा अरे अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो मैं तो चंद्रगुप्त का मित्र बनना चाहता हूं। तो चाणक्य अपने आप को बोलने लगे, हाँ मैं जानता हूं तुम्हारी मित्रता का, मैं जानता हूं तुम कितना, तुम्हारा क्या उद्देश्य मैं जानता हूं, पर चाणक्य का उद्देश्य कुछ और था। तो पर्वतक एग्री हो गया, उसको लगा पूरा मगध का राज्य मिल जाएगा आधा। मीनवाइल वो जो धनानंद का जो मंत्री था रक्षस, उसने देखा कि राजा, हमारा राजा जो है चाणक्य का बहुत अपमान कर रहा है, और उसने राजा को बोला ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, बहुत बड़े ब्राह्मण है, पंडित है। तो वो चाणक्य ने देखा वो उस सभा में कि ये मंत्री तो अच्छा है रक्षस, पर ये जिसके प्रति इसकी श्रद्धा है, वफादारी है, वो राजा एकदम नालायक, पर आदमी मंत्री अच्छा है। नोट किया चाणक्य ने, कुछ किया नहीं उस समय। तो मीनवाइल चंद्रगुप्त ने पूरे राज्य में जाके सब लोगों को एक पूरा आर्मी खड़ा किया, और यहाँ पे पर्वतक का गठबंधन हो गया, और चाणक्य ने बोला अभी हम लोग रेडी हैं, वी शुड अटैक। धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच में घमासान युद्ध हुआ, और चंद्रगुप्त, क्योंकि पर्वतक उसके पास सपोर्ट था, दे वन, वो लोग जीत गए। और फिर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में एंटर किए पैलेस में, बोले कि अभी हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब मैं राजा बन गया। और चाणक्य इतने एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा अभी तो हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा, मेरे को लगा सब कभी खत्म हो गया। बोला नहीं, अभी तो देखो आपके जो पार्टनर हैं पर्वतक, वो वहां से शुरू होगा अभी प्रॉब्लम। पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, हमको लगता है कि सब अच्छा, अंदर अंदर क्या क्या चलता है। तो फिर तो रक्षस, क्योंकि ना चाणक्य ने बोला चंद्रगुप्त को कि आपको लग रहा है सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर क्योंकि धनानंद को भगा दिया राज्य से, उसके सारे बेटे को भगा दिया, वो लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर चाणक्य ने क्या किया पता है, उसने अपने उसके पास जैसे आजकल होता है ना, वो क्या, वो ISI रॉ जासूस होते हैं, स्पाइस, तो कुछ लोग होते हैं जो डबल एजेंट होते हैं। ऐसा लगता है कि वो इंडिया के स्पाई हैं, पाकिस्तान में जा रहे हैं, पर वो पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते हैं, मतलब वो डबल एजेंट बोलते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है वो। तो चाणक्य के पास पूरा ऐसा टीम था। तो चाणक्य के जो एकदम ट्रस्टेड लोगों के थ्रू उसने धनानंद और उसके 8 जो पुत्र थे उनको जहर मिला के उन सबको मार डाला, सबको मार दिया। क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला कि अभी इतना बड़ा घमासान युद्ध हुआ, अब हमको राज्य मिल गया, आगे का सब प्रॉब्लम हम लोग बिना युद्ध के सॉल्व करेंगे, पॉलिटिक्स से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वापस लोगों को हम ऐसा मार नहीं सकते युद्ध में, निर्दोष लोग मरेंगे, बेकार में क्यों मारने का। तो उसने पहले राजा को मार दिया। तो अब चंद्रगुप्त ने कहा कि अरे अब तो राजा भी मर गया, मेरा जो अपोजिशन भी खत्म, अब तो हम लोग आराम से रहेंगे। तो उसने कहा नहीं, राक्षस वो जो वफादार है वो बदला लेगा। तो राक्षस ने क्या किया, जाके पर्वतक को बोला अरे आपको तो आधा राज्य दिया है, आपको तो पूरा राज्य मिलना चाहिए। मेरे को कुछ याद आता है, भारत का, इंडिया का पॉलिटिक्स याद आता है इसमें बहुत कुछ, वो सब बोलूंगा नहीं इधर में। उसको कन्विंस करता है वो राक्षस, पर्वतक को कन्विंस करता है, देखो आप नहीं होते तो उसको मिलता था क्या ये मगध, आपके जैसे मिला ना, तो आपको पूरा मिलना चाहिए मगध, मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई अभी राजा भी नहीं है, मैं तो वफादार हूं। चाणक्य और चंद्रगुप्त का तो स्वार्थ है। तो पर्वतक ने कहा हाँ मुझे तो पूरा राज्य मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा अभी। तो राक्षस ने कहा मैं हूं ना, मैं आपको दिलाऊंगा। तो और ये सब चाणक्य के जो जासूस उधर थे सब नोट करके चाणक्य को बताया, और चाणक्य पूरा अलर्ट था। तभी चंद्रगुप्त थोड़ा बीमार पड़ गया, उसके डॉक्टर ने आके दवाई दिया। चाणक्य ने कहा रुको, अपने सैनिकों को बुलाया, डॉक्टर का हाथ पकड़ा, डॉक्टर को पिलाया वो दवाई, और वही डॉक्टर उधर ही मर गया, क्योंकि वो डॉक्टर उसका राक्षस का आदमी था। तो जब राक्षस को मालूम पड़ा, बोला बाप रे ये तो बहुत चालाक है चाणक्य। तो फिर उसने दूसरा स्ट्रैटेजी किया, उसको मालूम पड़ा कि भाई चंद्रगुप्त जाके धनानंद के महल में इनॉग्रेशन करने वाला है, बैठने वाला है, और उनके मेन हॉल में उसके जो मेन आर्मी चीफ है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, 10 लोगों का एक मीटिंग होने वाला है। उसके नीचे बेसमेंट था, बेसमेंट में अपने 2000 NSG कमांडर्स को डाल दिया राक्षस ने, सबसे वफादार उसके सैनिक। बोला जैसे ये लोग मीटिंग शुरू करेंगे बेसमेंट से लोग ऊपर आके मार देंगे। तो ऐसा पूरा सेटिंग कर दिया था राक्षस ने। और अभी महल के अंदर जाने वाले हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, आर्मी चीफ सब। चाणक्य ने कहा रुको,
मुझे एक मिनट देखने दो। चाणक्य अंदर गया, उसने पूरा महल स्टडी किया, क्या है इधर। स्टडी करके उसने देखा जमीन पर वो जो फ्लोर पे कुछ चींटियां चल रही हैं ऐसा लाइन से। नीचे जाके देखा वो चींटियों में ना कुछ तो अनाज के दाने जो हैं वो थोड़ा लेके चींटियां चल रही थी। उसने पूरा ट्रेस किया, उसको समझ गया कि नीचे बेसमेंट में लोग छिपे हुए। ये देख के उसको समझ गया, इतना शार्प था वो। तो उसने क्या किया, अभी अगर सैनिक घुसाएंगे उधर तो युद्ध होगा, युद्ध में अपने लोग भी मारे जाएंगे, तो बेकार में वो अभी क्यों क्यों मारने का ना अपने सैनिकों को। तो चाणक्य का स्ट्रैटेजी देखी, उसने कुछ और ही किया। बाहर गए पैलेस के, पूरा महल को घेर लिया और अपने सैनिकों को बोला अभी इस पूरे महल को आग लगाओ। और चंद्रगुप्त बोल रहा, अरे मेरा नया महल है नया घर बना है। बोला नहीं नहीं, सब पूरा आग लगाया, पूरा जला दिया। तो चंद्रगुप्त चिल्ला रहा है चाणक्य पंडित के ऊपर कि आपने ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पर से, मैवरिक, रेकलेस। बोला आ जाओ मेरे साथ। फिर जाके उसको दिखाया 2000 लाश पूरा जले हुए। फिर चंद्रगुप्त को समझा कि ये ऐसा सब स्ट्रैटेजी था। तो राक्षस को मालूम पड़ा, राक्षस को समझ गया कि ये चाणक्य बहुत शार्प है, इसको ऐसे हरा नहीं सकते। फिर उसने तीसरा टेक्निक ट्राई किया, बोला ये भी अलग ही कुछ करते हैं। तो उसने क्या किया, उस समय एक कॉन्सेप्ट था विष कन्या का। वो ऐसे कुछ लड़कियां रहती थी जिनको बचपन से विष पिलाया जाता था, बड़े होकर जब बड़े हो जाती थी तो जो पूरा बॉडी उसका विष से भरा रहता था। तो अगर उसका किसी पुरुष के साथ ऐसा एक संबंध होता था, इफ शी वुड हैव सेक्स विद एनी मैन दैट मैन वुड डाई, और इफ शी किस्ड अ मैन दैट मैन वुड डाई, वो आदमी मर जाएगा अगर किसी को किस करेगी या किसी के साथ सेक्स करेगी। तो वो एक व्यापारी आया, चंद्रगुप्त को बोला कि आपके राज्य के साथ इतना सा व्यापार हुआ है और आपको हम बहुत ग्रेटफुल हैं, तो ये बहुत सुंदर कन्या है, आपको भेंट में आपके मनोरंजन के लिए देना चाहते हैं। तो चंद्रगुप्त खुश हो गए। तो और चंद्रगुप्त को लग रहा था कि बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है मुझे। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त तुम्हारा पार्टनर कौन है, तुम किसकी वजह से तुम राजा बने हो, पर्वतक, उसको दे दो ये गिफ्ट। तो चंद्रगुप्त ने बोला अरे तो पर मेरे मनोरंजन के लिए है। बोला मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो। तो चंद्रगुप्त को समझ में नहीं आया ये मेरे गुरु ऐसा क्यों बोल रहे। तो फिर उसने भेजा उधर, तो उधर वही हुआ, वो रात उसने उधर बिताया वो माताजी ने उसके साथ, और वो मर गया। राजा पर्वतक मर गया और चंद्रगुप्त को मालूम पड़ा। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को कहा अरे वो तो मर गया, वो तो मेरा दोस्त था, पार्टनर था, तो कैसे मर गया। तो चाणक्य ने कहा वो विष कन्या थी। विष कन्या थी, मेरे दोस्त को मार दिया आपने। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो पूरा राज्य हड़पना चाहता था, मेरे जासूस उधर राक्षस के उधर हैं, उन्होंने मुझे बताया, वो पूरा प्लान सेटिंग था उनका। चंद्रगुप्त गेट्स कंप्लीटली शेक। देखिए आप चाणक्य पंडित कैसे हेल्प कर रहे थे। तो कोई अगर आज की तारीख में इतना पॉलिटिक्स करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसके बदले में। चाणक्य को कुछ नहीं चाहिए था, ही जस्ट वांटेड व्हाट, यूनिफाइड इंडिया, उसका गोल वही था। वो किस हद तक गया और उसको मालूम था, और बाद में बोलने लगा अपने आप को भी और दोस्तों को भी, ये राक्षस कितना पावरफुल है, अगर काश वो हमारे साइड में होता तो कितना अच्छा होता, इतना वफादार है और कुछ स्वार्थ नहीं है उसका, पर उसने गलत आदमी की वो सेवा कर रहा है और गलत आदमी के लिए बदला ले रहा है। तो फिर चाणक्य ने एक बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला, क्योंकि उसको मालूम था कि चाणक्य, अभी चंद्रगुप्त ने कहा अभी तो हो गया सब प्रॉब्लम सॉल्व, पर्वतक भी मर गया, अब तो पूरा राज्य मेरा। तो चाणक्य ने कहा नहीं है, जब तक राक्षस जब तक प्रतिशोध की भावना में है तब तक आप आराम नहीं कर सकते। और वही हुआ, राक्षस ने सोचा कि अभी मैं छोड़ूंगा नहीं चाणक्य को, क्योंकि मेरा सब प्लान फ्लॉप कर रहा है। अब पर्वतक का जो बेटा है, पर्वतक पता है कौन है अभी जिसको मार दिया, उसका बेटा है मलय केतु। उसके साथ टाइप किया, उसको कन्विंस किया कि तुम्हारे पिताजी का जो मृत्यु है उसका बदला लेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो मलय केतु ने कहा मेरे पास कुछ राज्य नहीं है, कुछ नहीं है। बोला नहीं। उसने क्या किया, और 5 राजाओं को मिलाया और बहुत बड़ा महागठबंधन कर दिया, 5 किंग्स। मलय केतु बोला कि हम लोग सब सही टाइम पे चंद्रगुप्त के ऊपर अटैक करेंगे और उसको हरा देंगे। और ये भी चाणक्य को मालूम पड़ गया। तो चाणक्य ने भी ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जो पॉलिटिक्स के लिए, जो पॉलिटिक्स में वो इसको देख के मतलब उसके लिए महाजनो ये ना कथा सा बनता है, मतलब ऐसा पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी खेला। नो व्हाट चाणक्य डिड, चाणक्य ने जाके, राक्षस अभी अपने घर को छोड़कर उधर रह रहा था वो मलय केतु के साथ, तो राक्षस के घर से उसका जो स्टैंप है वो स्टैंप चोरी कराया,
जिससे वो लेटर में जब भी राक्षस लेटर लिखेगा उसका स्टैंप लगता है उसमें, वो स्टैंप ले लिया। और चाणक्य को मालूम पड़ गया कि राक्षस के जासूस भी मेरे महल में हैं जैसे मेरे जासूस वहां पर हैं। तो एक जासूस को पकड़ा और उसको मृत्यु सजा दिया, पर उसको और अपने लोगों को बोला उसको मारो मत, अभी उसको रखो, उसको बोलो कि अभी मारने वाले हैं तुम। और बाकी जासूस, बाकी को देखा कि ये भी राक्षस के आदमी है, पर चाणक्य ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे पता नहीं है कि ये उसके जासूस है। तो उनके सामने चाणक्य और चंद्रगुप्त को भड़काकर दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। ऐसा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला तू नालायक है, तू निकम्मा है। चंद्रगुप्त का ईगो हर्ट हो गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में बहुत गंदा झगड़ा हो गया महलों के बीच में। और ऐसा बाहर आते थे वो लोग तो एक साथ रहते थे ऐसा, पर अंदर महल के अंदर वो झगड़ा कर रहे थे। और ऐसा बताया जैसे किसी दुनिया को किसी को पता नहीं है, पर चाणक्य को पता था कि राक्षस के जासूस को मालूम है और उनको मालूम पड़ना चाहिए, इसी उद्देश्य से उसने झगड़ा किया ताकि वो लोग जाके वो मैसेज दे देंगे। वही हुआ, वो लोग ने जाके राक्षस और मलय केतु को मैसेज दे दिया, देखो अभी वो चाणक्य और चंद्रगुप्त का वो झगड़ा हो गया और किसी को दुनिया में पता नहीं, सिर्फ आप दोनों को पता है। और वो एक्चुअली चाणक्य का पूरा सेटिंग था। और इधर क्या किया, वो जो जासूस को पकड़ा जिसको मारने वाले थे, फिर दूसरे आदमी को बेचकर उसको बचा लिया। तो अरे आपने मेरी जान बचाई। और इसने बोला मैंने क्यों बचाया पता है, क्योंकि मैं भी चंद्रगुप्त से नाराज हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता हो, मुझे आपके पार्टी में आना है। तो वो फिर उससे दोस्ती करके उसको राक्षस के पास ले गया। और फिर रात को वो मलय केतु के कैंप में आया और वहां पर उसने इस तरह से उसको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया था कि ही हैज टू बी कॉट। और जो पकड़ा गया उसके अंदर से एक लेटर मिला। वो लेटर कौन पढ़ रहा है अभी, मलय केतु जो राजा है वो लेटर पढ़ रहा है। इसके जेब से जो लेटर मिला है वो लेटर किसने किसको लिखा है पता है, राक्षस चंद्रगुप्त को लिख रहा है। और राक्षस का स्टैंप है वो लेटर में। आपको समझ रहे हैं पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है। और लेटर कैसा लिखा है, डियर चंद्रगुप्ता, राक्षस बोल रहा है चंद्रगुप्त को थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सीक्रेट शेयर किया मेरे साथ कि आपका चाणक्य के साथ झगड़ा हुआ है और आप उनको निकालने वाले और मुझे मंत्री बनाने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं मलय केतु को उसके बाद गद्दारी नहीं कर सकता, पर उसके जो 5 राजा उसके फ्रेंड हैं वो लोग उसको मारने वाले हैं और उसके बाद वो अकेला हो जाएगा, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा, पर थैंक यू फॉर दिस ऑफर। और ये लेटर कौन पढ़ रहा है, मलय केतु पढ़ रहा है कि अरे यार मेरा मंत्री। और ये झूठ नहीं हो सकता क्योंकि उसको ही पता है कि उनका चाणक्य और उसका झगड़ा हुआ, किसी को पता नहीं है, तो स्टैम्प भी है। तो तुरंत मलय केतु गया, वो 5 राजा लोग टेंट में थे, अपने लोगों को बेचकर 5 को रात को मार दिया। 5 को मारने के बाद फिर इधर ऐसा सेटिंग हुआ कि राक्षस आता है मलय केतु के पास और मलय केतु बोलता है तुमने गद्दारी की, देखो तुम्हारा लेटर। राक्षस बोलता है मैंने नहीं लिखा है लेटर। तो बोलता है नहीं तुमने ही लिखा है, तुम झूठ नहीं बोल सकते। और क्योंकि बिकॉज ही वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कॉन्स्पिरेसी, उसको निकाल देता है देश से। और वो अभी राक्षस जंगल में अकेला पड़ा है, गिरा पड़ा है। उस समय वहां पर रथ में कौन आता है उसको लेने के लिए, चाणक्य पंडित आते बोलते हैं राक्षस आप बहुत अच्छे हो। और तो राक्षस बोलता है अरे आप क्यों आए हो, आप तो मेरे शत्रु हो। बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, तुम इतने वफादार हो, तुम्हारा जो इच्छा है, लॉयल्टी है, कितना अच्छा क्वालिटी है, तुम राजा के मंत्री बनो चंद्रगुप्त के। तो राक्षस बोलता है आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, मतलब आपका झगड़ा हो गया चंद्रगुप्त के साथ, इसके लिए आप मुझे ऑफर कर रहे हो। बोलते मेरा कोई झगड़ा नहीं हो, नाटक था आपको पाने के लिए। तो उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये चाणक्य ऐसा भी कर सकता है। तो उसको ले जाता है चंद्रगुप्त के पास और चंद्रगुप्त को बोलता है कि ये आज से आपका मंत्री बनेगा और मैं जाऊंगा मेरे आश्रम में, मेरे गुरुकुल में बच्चों को सिखाने के लिए, और मैं तुम्हारा एडवाइजर रहूंगा। जब भी कुछ एडवाइस चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स। फिर चंद्रगुप्त और राक्षस बैठ के प्लानिंग करके, फिर जो अलेक्जेंडर का जो नेक्स्ट सक्सेसर था सेलेकुस, उसने जब अटैक किया उसको हराकर फिर सेलेकुस अपनी बेटी को शादी में चंद्रगुप्त को देता है। फिर इंडिया बिकम्स यूनिफाइड और वो जो पूरा उसका जो
Rakshas is a very, very important man in Chandragupta's kingdom. बट ये सब पॉलिटिक्स किया कौन? चाणक्य। और चाणक्य को क्या मिला उसमें? कितना पैसा कमाया, कितना करोड़ रुपया, कितना फैक्ट्री खोला, क्या? कुछ नहीं। तो जो पॉलिटिक्स, इसलिए ना पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, क्यों करते हैं, अगर उसका उद्देश्य अच्छा है तो दैट इज, पॉलिटिक्स कैन ऑल्सो बी स्पिरिचुअल, बट 99% ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है महाराष्ट्र, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं नाम नहीं बोल सकता, पर जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया, मैंने कहा एक प्रभु जी को, हमारे बहुत सीनियर डिवोटी हैं कृष्ण चंद्र प्रभु, मैंने कहा प्रभु जी ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके साथ ऐसा हो गया। तो फिर वो प्रभु जी हंसने लगे। प्रभु जी मैं बात बताऊं, अमित शाह और ये जो मंत्री है, ये जो पॉलिटिशियन है जिसको आप कहते हो महाराष्ट्र के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, अमित शाह और ये जो है बेस्ट फ्रेंड्स है। मैं सुनकर शॉक हो गया, मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड्स है ये तो मैं जानता हूं दोनों को बहुत सालों से, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग पार्टी में। तो ये क्या, कौन कैसे कर रहा है, हम लोग बहुत बच्चे हैं इसके सामने, पॉलिटिक्स वी कांट अंडरस्टैंड ओनली। तो एनीवे आई वेंट इनटू दिस टॉपिक थोड़ा, क्योंकि ये करंट कंटेम्पररी हॉट टॉपिक है। बट द पॉइंट वाज कि आपका पर्पस क्या है, दैट इज द पॉइंट आई एम सेइंग। अगर आपका पर्पस है अपना ही फैमिली के लिए, मेरे लिए करना है, तो आप तो फिर, हम तो फिर देखो, आप देखोगे ना, एक पक्षी भी अपने बच्चों के लिए करता है, और वो जरूरी भी है और वो नेचुरल भी, इट इज नेचुरल एंड नेसेसरी। एक कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, पक्षियों को देखो, सब अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सब अपना अपना करते हैं। आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने लोगों के लिए तो करते ही हैं, पर इस जीवन से परे एक हमारा एक उद्देश्य होता है, तब आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन तो प्राणियां जो है, पशु हमसे बेहतर करते हैं। जब हम लोग आश्रम ज्वाइन किए थे, तभी शिक्षाश्रम प्रभु भी मुंबई में हमारे साथ रहते थे। मेरा लॉकर शिक्षाश्रम प्रभु का लॉकर बगल बगल में था, तो हमारा एक छोटा सा लॉकर होता था, उसमें सब कपड़ा पुस्तक सब रखते थे। और एक किसी गृहस्थ ने हमारे ब्रह्मचारी, इसका जो कुर्ता है उसको अच्छे से सुखाने के लिए सबको 2-2 हैंगर दिया था, और हमारा आश्रम खुले जगह पर था, हैंगर में हम लोग कुर्ता लगा के सुखाते थे, और कुर्ता सूखने के बाद कुर्ते को अंदर रखते थे और हैंगर ऊपर ही रखते थे खुले जगह पर। तो वो प्रभु जी ने बड़े प्यार से डोनेशन दिया था सब ब्रह्मचारी के लिए, 2-2 हैंगर। पर 6 महीने में ना वो 90% हैंगर उधर से गायब हो गए। तो हम सोच रहे थे कि कौन चोरी करके लेके गया, किसको क्या मिलेगा इससे, ये ब्रह्मचारियों को लेने से क्या। तो वो जो हमारे इंचार्ज थे मदन गोपाल प्रभु, हम लोगों को बहुत डांटे। वो बोले आप लोग इतने गैर जिम्मेदार हो, नालायक हो, किसी गृहस्थ ने बेचारे इतना कमाया हुआ, इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च किया आपके ऊपर, और आप लोगों ने गुम कर दिया। तो ऐसा फिर बाद में हम भूल गए उसको। और मैं एक दिन ऊपर आश्रम के टेरेस में जप कर रहा था, चलते चलते मैंने देखा सामने एक बादाम का पेड़ है, उसका जो टॉप ब्रांच में एक बहुत सुंदर कौओं का घोंसला है, और वो पूरा जो घोंसला है वो किसका बना था? हैंगर का बना। मैंने कहा यार ये कौओं को भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग पता है। ये लोग क्या IIT में जाके पढ़ाई की किधर? उनको भी पता है घर कैसे बनाना है। तो मेरा पॉइंट यह है कि आहार, खाना पीना, मैथुन और घर बनाना, डिफेंस करना, ये पशुओं को, पक्षियों को भी आता है। तो उसमें हम एक्सपर्ट बन गए तो वो ज्ञान नहीं है, वो वन पार्ट ऑफ नॉलेज है। रियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज इज निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम, और उसके लिए हृदय ग्रंथि भेदनम, मटेरियल अटैचमेंट को काटना होगा। तो ये श्लोक आप वापस मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम यदाहुर्वर्णयेतत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए सक्सेस चाहिए तो वी नीड टू हैव दिस क्यूरियोसिटी माइंडसेट, जानने की इच्छा, मुझे खोज करना है। तो जब हम ये कॉन्शियसनेस रखेंगे तो 2 चीजें होगा। एक तो हम परम सत्य को प्राप्त करेंगे, असली ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और दूसरा इस जगत में जो भी कार्य व्यवसाय आप कर रहे हैं वो योगा हो जाएगा। तो 2 एडवांटेज है। तो ये है
एसेंस ऑफ दिस श्लोका। एक और बार आप इस श्लोक को मेरे पीछे दोहराइए, और बाद में अगर किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर हम ले सकते हैं। ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? Any questions or comments? Yes. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने जो चाणक्य का उदाहरण बताया कि चाणक्य वैसा बिहेव करते थे, उस समय वैसी बात थी, तो चाणक्य वो स्वयं प्रेरित थे या फिर क्योंकि वो भी गुरुकुल चलाते थे, वो भी शिक्षा पास ऑन करते थे, तो वो कहाँ से सीखे थे? तो क्या क्या ये चीज सिखाई जा सकती है या फिर अपने आप से आनी चाहिए? आई डोंट नो, मुझे स्टोरी अच्छा लगा, सुना दिया इधर मैंने। मैंने इतना सोचा नहीं इसके बारे में। Maybe we can discuss. I didn't think, कभी सोचा नहीं उसका परंपरा क्या है, गुरु कौन है, कहाँ से सीखा। मुझे लगता है स्वयं प्रेरित होंगे, मतलब बहुत कम होंगे ऐसे आदर्शवादी, आइडियल एकदम 1 in a million। और यहाँ पर किसी को अगर पता है तो आप प्रभु जी को बता सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं क्लास के बाद। मुझे इसके बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, इनके बारे में। मैंने रिसेंटली मेरे स्कूल में मैंने हिस्ट्री में 2 हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट थे मेरे कॉलेज में। तो तभी मैंने पढ़ा था तो याद था, फिर वापस जाके फिर विकिपीडिया में चेक किया, कंफर्म किया, फिर क्लास में आ गया। इधर ओके प्रभु? एनी अदर? यस प्रभु। प्रभु जी, तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि 24 घंटे जब कर सकता है कोई, तो उसका सही तात्पर्य हमें क्या लेना चाहिए फिर? हाँ, तो वी हैव टू आस्क कि देखो कैसा होता है ना, इसका पहला अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो श्रील प्रभुपाद जैसे लोग हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान के हरिनाम में इतनी रुचि आ गई है कि वो 24 घंटा जप कर सकते हैं। मतलब हरिनाम में इतनी शक्ति है कि एक दिन हमें उस स्तर पर भी ला सकता है हरिनाम। अब हम उस स्तर पर नहीं है, 24 घंटा नहीं कर सकते, कम से कम 2 घंटा तो करना चाहिए हमें। तो वो 2 घंटा कैसे करें प्रभु जी, वो प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि फिर 2 घंटे से टेस्ट बढ़ेगा। जैसे मुझे भी लगता था कि मैं 2 घंटे से ज्यादा जप नहीं कर सकता, फिर एक दिन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर ट्राई किया। फिर क्या हुआ, मुझे ये वाक्य प्रभुपाद का सच कब लगा पता है? मुझे लगता था कि ये प्रभुपाद के लिए सही है, मैं उस स्तर पर नहीं हूं, ऐसा लगता था। पर हाल ही में हम लोग ब्रह्मचारी, हमारे मंदिर के, हम लोग एक साधना रिट्रीट किया, ऐसा 4 दिन साथ में बैठ के जप करने का ऐसा। तो सुबह 3 बजे से दोपहर को 3 बजे तक जप करने का 12 घंटा। और उसके बाद लगा अरे पॉसिबल है, अगर मैं 12 घंटा कर पाया तो प्रभुपाद तो आराम से 24 घंटा कर सकते। फिर मुझे समझा कि ये शास्त्र में क्या, उस समय क्या हुआ था, हमारा प्रॉब्लम क्या था, हम 16 माला कॉन्शियस होते हैं हमारा, है ना। बीड बैग में जो बीड्स होता है उसके ऊपर हमारा उतना ध्यान नहीं होता, वो बीड बैग के बाहर जो बीड होता है काउंटर बीड, उसको हम सोचते थे कभी खत्म होगा। तो हम लोग 16 माला कॉन्शियस है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं। तो इसलिए क्या होता है ना, वो 16 माला बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। उधर क्या हुआ, ब्रह्मचारियों के साथ रिट्रीट में 16 माला तो आराम से 2 घंटे में 5 बजे तक हो जाता था। अभी 16 माला हो गया, अभी बैठना है 3 बजे तक, तो फिर वो प्रेशर चला गया। आप समझ रहे हैं, वो 16 माला करने का वो फिर आराम से माला अच्छे से हो पाया। फिर मुझे समझा टेक्निक ये है कि ये प्रेशर लेके जपा नहीं करना चाहिए, ये खत्म करना है, खत्म नहीं करना है। अभी जितना हो सकता है अच्छे से करो, और मैं देख रहा हूं कि आराम से हो जाता है 16 माला दिन में, कितने भी बिजी रहेंगे। तो द पॉइंट इज, इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए और भक्तों से डिस्कस करना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, इसका मतलब कैसे है, हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, एक होता है श्रवणम। श्रवणम मतलब जो आप लेक्चर में सुनते हैं, वो खाना खाने के जैसा है, मुंह में जब खाना डालते हैं ना तो वैसा है। श्रवणम के बाद होता है मननम। मननम मतलब
उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना, उसको मतलब चबाने के जैसा है वो खाने को। ऐसे आप खाना मुंह में नहीं डालते ना, उसको चबाते हो। फिर मननम के बाद निदिध्यासनम। निदिध्यासनम मतलब मेरे अपने जीवन में मैं किसको कैसे अप्लाई करूं, तभी हम उसको एक्चुअली डाइजेस्ट कर रहे हैं। श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम। फिर आप राधा मदन गोपाल जी के सामने आकर वंदनम, प्रार्थना कर सकते हैं कि मैंने आज ये सीखा है, कृष्णा मुझे आप हेल्प कीजिए, मैं इसको अपने जीवन में उतार पाऊं और मेरी श्रद्धा बढ़े। तो जब श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम और वंदनम होता है तो सारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सही करके हमको अनुभव होने लगता है। इज इट ओके? इस तरह से हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए। यस, या माइक आ जाएगा आपके पास। Each and every time we have one or other attachments or responsibility which don't let us go away from this and focus on one thing. ब्यूटीफुल। आपका प्रश्न ये है कि ये जो लास्ट लाइन है श्लोक का जो हमने आज पढ़ा, हृदय ग्रंथि भेदनम, भौतिक आसक्तियों को हम कैसे काटे, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं और इतने आसक्तियां होती है कि एक के बाद हम एंटेंगल पूरी तरह से हो जाते हैं, है ना। तो इसका एक सॉल्यूशन ऐसा है, देखिए हम अपने आप से ये एंटेंगलमेंट को नहीं निकाल सकते। इसमें दो चीजें हैं, एक है भगवान ही उसे निकाल सकते, दूसरा आपके अटैचमेंट्स का आप उसको पॉजिटिव यूज कर सकते हो। जैसे आपने प्रश्न पूछा है ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक क्लास में एक माताजी ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था, वो काफी एल्डरली थी, और ये जो इंसिडेंट मैं आपको अभी बोलने वाला हूं क्लास में, इससे आपको आंसर मिलना चाहिए। आप प्लीज इसको समझने का ट्राई करो। मैं आपके प्रश्न को उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं। मैं एक घर में प्रोग्राम के लिए गया था, तो उधर वो प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी आप इतने दिनों बाद आए हैं इधर, तो आज जो है आप शुद्ध भागवतम बोलिए। मैं कभी ऐसा क्लास नहीं देता हूं, मैं जनरली प्रैक्टिकल देता हूं, थोड़ा लोगों को अपने लाइफ में यूज करने लायक ऐसा अलग क्लास देता हूं। पर वो प्रभु जी ने जिद किया कि आप शुद्ध भागवतम बोलिए, बस हार्ड कोर जो था ना, मतलब जो भागवतम में जैसा लिखा है वैसा बोलिए, हमको सब सुनने वाले रेडी है हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं तो फिर आपको दे देता हूं। तो फिर मैंने 7th कैंटो से जो प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं वो सब श्लोक सुना है। कथम प्रियाया अनुकंपिताय, प्रहलाद महाराज पूरा मानसिक साइकोलॉजी बताते हैं, कैसे पुरुष स्त्री साथ में आते हैं, कैसे उनका प्रेम होता है, कैसे वो लोग फंस जाते हैं। मतलब ऐसा प्रहलाद महाराज ने वो मटेरियल अटैचमेंट को, ऐसा बबल को बर्स्ट किया है कि कोई पढ़ेगा ना उसको लगेगा कि उसको लज्जा आ जाएगी अपने लाइफ में ऊपर। बहुत ही हैवी है वो। अब मैंने क्यों बोला वो सब एक्सप्लेनेशन, क्योंकि प्रभु जी ने मांगा। तो क्लास खत्म हो गया, किसी को प्रश्न है तो वो प्रभु जी की जो मदर है, मतलब वो 70+ थी, वो प्रभु जी 40 के थे, माता जी कुछ 65-70 ईयर्स की माता जी है वो। तो उसने वो प्रश्न माइक लिया और आंखों से उसके आंसू आने लगे। उसने कहा प्रभु जी आपका क्लास सुन के तो लगा मेरा होपलेस है, मेरा इतना अटैचमेंट है, तो मैं तो फिर भगवत धाम जा ही नहीं पाऊंगी, मेरा तो लाइफ बहुत बेकार है फिर। तो मैंने कहा रुको रुको रुको, ये ऐसा निष्कर्ष पर मत आओ। आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों बोल रहे कि आपको अटैचमेंट, आपको किसके प्रति अटैचमेंट है, आपको सबसे बड़ा अटैचमेंट क्या है अभी बताओ, हम उसको स्पिरिचुअलाइज करेंगे। तो उसने कहा मेरा भी सबसे बड़ा अटैचमेंट है मेरे पोते, मेरे 3 बेटियां 2 बेटे हैं और 11 पोते हैं मेरे, 11 ग्रैंड चिल्ड्रन, सब 4 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक, सबके सब। शी हैज 11 ग्रैंड चिल्ड्रन। और वो बोल रही थी प्रभु जी मैं सुबह से लेकर रात तक इनके साथ ही रहती हूँ, कभी इसके साथ बात करती हूँ, कभी उसके साथ, कभी उनके घर पे जाती हूँ और मैं बहुत खुश हूं, पर आपके क्लास सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि पूरा मटेरियल अटैचमेंट है, तो मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपके जो 11 ग्रैंड चिल्ड्रन है आपके, आप क्या उनके साथ करते क्या है आप दिन भर। तो बोलने के मैं खेलती हूँ, उनको प्यार देती हूँ, रामायण महाभारत कथा सुनाती हूँ। तो फिर मैं पूरा वो बता रही थी ना, तो मैं देख रहा था कि वो कितनी खुश लग रही थी, पर मेरे क्लास ने उसको दुखी बनाया। उसके पहले वो एकदम खुश थी, तो पूरा उसका खुशी को मैंने और बोलने के लिए बोला, और बोला माता जी और क्या अच्छा लगता है आपको।
तो बच्चों के नाम मैंने बताने को कहा, तो माता जी बहुत खुश हो रही थी, पूरी एक्सटेसी में थी। सब खत्म हो गया, फिर वापस वही, प्रभु जी पर आपका क्लास सुन के लगा कि मैं तो अभी, मेरा तो सत्यानाश है, मैं मटेरियल वर्ल्ड में रहूंगी। मैंने कहा देखो माता जी, आपका जो ज्ञानम निश्चय सार्था है, जो आपका जो ज्ञान का जो खोज है ना, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो अभी, ये आप ऐसी सोच में रहो, ऐसी पूछते रहो, ये आपका आध्यात्मिक जर्नी है। पर बाहरी रूप से जो आप कर रहे हो, बच्चों को जो प्यार दे रहे हो, वो तनिक मात्र भी कम मत करो, दोनों रखो। आप बाहर से आपके बच्चों को, पोतों को प्यार देते रहो और अंदर से ऐसे प्रश्न पूछते रहो। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी मृत्यु आएगी, आप इन सब चीजों से आराम से डिटैचमेंट हो जाएगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ देना, डिटैचमेंट मतलब ये हमेशा जानते रहना कि ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जब वास्तव में जाएगा ना, तब आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपने इतना सुना है कि ये टेम्पररी है। तो जब आपसे जब छीन लिया जाएगा, आप आराम से उसको छोड़ पाओगे। फिर मैंने माता जी को कहा, देखो माता जी, आप बिल्कुल अपने पोतों को प्यार देना कम मत करना, क्योंकि वो बच्चे बड़े होंगे ना, आपको भर भर के थैंक यू बोलेंगे। उनको बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मैंने अपना स्टोरी बताया। मैं अपना पहला 10 साल मेरे नाना और नानी के साथ रहा, और जो नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो माता पिता से ज्यादा प्यार देते हैं, तो सबको अनुभव है। वो सब जो माता पिता नहीं देते, वो दादा दादी देते तो मेरे नाना नानी का इतना प्यार मिला मुझे, इतना प्यार मिला। 10 साल में उनके साथ रहा। और मुझे लगता है, मैंने माता जी को कहा कि आज मेरा 50 साल हो गया, अगर आज मैं मानसिक संतुलन है मेरे अस्तित्व में, अगर मैं ठीक हूं, पागल नहीं हूं, नॉर्मल हूं, खुश हूं, वो इसलिए हूं क्योंकि उस समय मुझे इतना प्यार मिला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो बच्चों को जो प्यार देना है वो बहुत बड़ा सेवा है। तो आप जो कर रही हैं, ऐसे मैंने माता जी को कहा कि आपका जो अटैचमेंट है, उससे 11 बच्चों का जीवन, वो 11, अभी हम लोग सब बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, पर उनके पीछे जो उनके गुरु हैं, उनके माता पिता, उनका कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं करता है। हनुमान को सब ग्लोरीफाई करते हैं, पर हनुमान को हनुमान बनाया जाम्बवान ने। बजरंगबली का मंदिर है, जाम्बवान का मंदिर कहीं नहीं है। तो पॉइंट आई एम सेइंग इज, आपका ड्यूटी करते रहिए और ऐसे प्रश्न पूछते रहिए, तो स्वाभाविक रूप से डिटैचमेंट आ जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया ना, बहुत बार हम लोग डेवोटी बनने के बाद हमको लगता है कि डिटैचमेंट एक स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है। जैसे पूरा अंधेरा है, आपको लाइट चाहिए तो आप क्या करते हो, लाइट आ जाता है। पर प्रकृति में क्या लाइट ऐसे आता है क्या? सुबह आप 5 बजे ऑन स्विच ऑन करते हो तो सूरज आ जाता है? सूरज कैसे उगता है देखा है? धीरे से आता है। मौसम कैसे बदलता है? गर्मी के बाद धीरे 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 एक बादल छाने लगते हैं कुछ दिन, फिर सर्दी कैसे आता है आपने देखा है? और बुढ़ापा कैसे आता है? ऐसा नहीं कि सो रहे हो एक दिन सुबह उठ के एक बूढ़े हो गए। तो प्रकृति में सब कुछ एक, देयर इज रिदम, देयर इज हार्मनी, देयर इज बैलेंस इन नेचर। सब आराम से एक स्लोली होता है, ऑर्गेनिक होता है। तो वैराग्य भी वैसे है। हमने क्या किया, वैराग्य को ओवरनाइट कर दिया। धीरे धीरे होता है। जैसे बुढ़ापा कैसे आता है? धीरे धीरे। जैसे हम लोग, मैं बच्चा था, मुझे याद है, जैसे बच्चे अभी खेल रहे हैं, हम लोग भी खेलते थे क्रिकेट। किसी के पास बॉल चला जाता था तो हम बोलते थे अंकल अंकल बॉल दे दो। और कुछ साल पहले मैं वॉकिंग कर रहा था, एक बॉल मेरे पास आया, मैंने बॉल उठाया तो बच्चे सब चिल्लाने लगे अंकल बॉल दो। मैंने कहा अंकल, मैं अंकल हो गया। कल तक तो मैं लोगों को बोल रहा था अंकल बॉल दो, आज मैं अंकल हो गया। तो मैं बच्चों को देखता रहा, फिर बॉल दिया, तब मुझे समझा कि कैसे हुआ है, स्लोली, ऑर्गेनिकली। तो रिनंसिएशन भी ऐसे ही होता है। शास्त्र सुनते रहो, ऐसे क्लास में आते रहो। जैसे प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, आपने ये प्रश्न पूछते रहो, क्योंकि भागवतम में बहुत गाली पड़ेगा। जो गृहस्थ लोग हैं ना, वो जब गृहस्थ क्लास में बैठेगा, आप सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे। आप सुखदेव गोस्वामी शुरू कैसे करते हैं भागवतम में? स्वविद्वरा उष्ट्र खरे संस्तुत पुरुष पशु। आप सुअर है, आप कुत्ते हैं, आप गधे। वो गाली देते। तो गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचर्य का भी कर्तव्य क्या है? वो क्लास सुनने का। हाँ आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। नम्र बनने के लिए, वो भागवतम क्लास जो सुनते हैं ना, वो नम्र बनने के लिए, वो सुनने का, फिर घर जाके अपना जिम्मेदारी नम्रता से करने का। और बाद में एक दिन जब मृत्यु आएगी ना, तो अपने आप वैराग्य आएगा। ऐसा नहीं कि सुन के जाके तुरंत सब छोड़ दो।
वो फिर हम क्या करेंगे, भागवतम के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाएंगे, सब जिम्मेदारी नहीं निभाना है तो इसका बहाना लेकर हम ऐसा करेंगे। ये बहुत गलत है। फिर हम अपने आप को कभी सुखी नहीं रहेंगे हम, वो अननेचुरल होगा। नेचुरल रिनाउंसिएशन है सुनना भागवतम से, हम्बल रहना। जैसे प्रभुपाद बोले ना, प्रभुपाद बहुत बार डांटते थे लेक्चर में, यू रैस्कल, सुने ऐसे प्रभुपाद को बोलते हुए? वो रैस्कल क्यों बोलते थे? जैसे सुखदेव गोस्वामी का मूड है वो, अरे नालायक हो, भक्ति करो, रैस्कल ऐसा बोलते थे। तो वो सुनना है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं भागवतम सुना रहे हैं, सुनना है, नम्र बन। जैसे प्रभुपाद का एक मैं एंड करता हूं इससे, जून 23, 1976 का न्यू वृंदावन में वो चल रहा है, भक्तों के साथ डिबेट। तो प्रभुपाद को भक्त लोग जो है साइंटिस्ट बन के डिबेट कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा डिबेट करते चलो। तो भक्त ने कहा प्रभुपाद आप बोल रहे हो, स्वामी जी आप बोल रहे हो कि भक्ति करना चाहिए पर भक्ति से कुछ फायदा नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने कहा यू रैस्कल करके गाली दिया उसको। तो ऐसा डिबेट बहुत देर तक चला। तो एक ने कहा स्वामी जी आप रास्कल रास्कल क्यों बोलते हो? तो उसने डिबेट ही चेंज कर दिया, आप रास्कल क्यों बोलते हो? तो प्रभुपाद ने अभी के कुछ कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग सोच के बोलते हैं, पर जब आपको कोई प्रश्न पूछे और सडनली आप आंसर देते हो, मतलब जो आपके अंदर से आया हो। तो जब प्रभुपाद को पूछा आप रास्कल क्यों बोलते हो हमको, तो प्रभुपाद ने तुरंत, प्रभुपाद के मुंह से क्या निकला पता है? प्रभुपाद ने कहा बिकॉज आई लव यू। क्या आंसर है? He said, because I love you, I tell you that you are rascal. क्यों? क्योंकि तुम अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हो, असली ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे हो, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हो, इसलिए मैं तुमको रास्कल बोलता हूं। समझ में आया रास्कल करके वापस उसको वापस प्रपद उसको रास्कल। तो जो हमारे जो भागवतम के जो प्रामाणिक वक्ता हैं, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी को रिपीट करते हैं, पर व्यासासन के बाहर बहुत काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, प्रैक्टिकल हैं। प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे। प्रभुपाद हालांकि सन्यासी थे, सब कुछ छोड़ दिया था। आप प्रभुपाद का बुक पढ़िए, लास्ट डेज जो प्रभुपाद का है, तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा है, सर्वेंट, और एक बुक है उनका लास्ट डेज, प्रभुपाद का लास्ट डेज का। वो बुक में कम से कम 50 बार आपको मिलेगा प्रभुपाद लास्ट डेज में अपने शिष्यों को बुला के बोल रहे हैं, अच्छा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए पेंशन रखा है ना, उनका ख्याल रखने के लिए, उनके लिए कहाँ रखा है, कितना उनका ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। हालांकि प्रभुपाद कभी मिले नहीं अपनी पत्नी को, एक बार सन्यास के बाद यू आर नॉट सपोज टू मीट। प्रभुपाद ने परफेक्ट फॉलो किया, पर ऐसा नहीं कि कठोर दिल से सब कुछ काट दिया, हृदय ग्रंथि वेदना, मतलब कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। कंपैशन, संवेदनशील होना चाहिए। तो ये भागवतम हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए है, और नम्रता से जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने आप वैराग्य धीरे धीरे, जैसे सूरज आता है, कैसे मौसम बदलता है, कैसे बुढ़ापा आता है, वैसे वैराग्य भी कब आएगा, कब आप आराम से जगत को छोड़ के भगवान के पास चले जाओगे, आपको समझेगा ही नहीं। कीर्तिदा माता जी हमारे मंदिर के सीनियर काउंसलर है, उनको कैंसर हुआ, वो शरीर छोड़ रही थी, तो हम लोग सब गए। मैंने देखा कितना नेचुरल डेथ, उनका पूरा जीवन अपने पति की सेवा की, बच्चों को, इतने अच्छे बच्चे उनके, दोनों काउंसलर है, मुरलीधर प्रभु भी काउंसलर है, और श्रीदामा सका प्रभु, फिर मुरलीधर प्रभु, राधा रानी माता जी उनकी बेटी, और श्रीदामा सका प्रभु उनके बेटे, दोनों बहुत अच्छे काउंसलर हैं, अच्छे, पूरा फैमिली अच्छा डिवोटी है। और माता जी के इतने ग्रैंड चिल्ड्रन है, और वो इतनी अच्छी है, सब बच्चों को बहुत प्यार दिया है उसने। और जब मृत्यु का समय आया, एकदम रिलैक्स्ड, पूरा कैंसर से पीड़ित थी, लास्ट के डेज में ऐसे बैठ के भक्तों से बात कर रही है और बोल रही है। और कोई बड़ी सन्यासी नहीं है, कोई बड़े गुरु नहीं है, जैसे हमको लगता है ना कि सब डेथ शुड बी ग्लोरियस, कृष्ण का नाम लेते लेते ऐसा शरीर छोड़ना चाहिए, कुछ ग्लैमर नहीं, कुछ फेमस नहीं, आराम से शरीर छोड़ने के पहले भक्तों को, अपने फैमिली को बोलती है, शायद आ गया मेरा टाइम अभी जाने का, वो मेरा बीड बैग दे दो मुझे, बीड बैग, हाँ बीड बैग, थैंक यू, आप लोग कृष्ण का नाम लेना, थैंक यू, यू कैन चैंट नाउ, आई थिंक आई एम गोइंग, हरे कृष्णा से बोल के चली गई। मतलब इतना परफेक्ट कॉन्शियसनेस। तो मैं ये पॉइंट यह है कि आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जिम्मेदारी निभाओ, कृष्ण से प्यार करो, भागवतम सुनते रहो और नम्र रहो, क्योंकि भागवतम में ऐसे बहुत आएगा कि यू आर लेस इंटेलिजेंट, यू आर स्टूपिड, यू आर फूल। तो हाँ सही है सुनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, विल स्टॉप हियर, इट इज 9:20। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।
राधा मदन गोपाल भगवान की जय। ताई गौर प्रेमानंद। थैंक यू। श्रीमान ब्रज बिहारी प्रभु की जय।